26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पूरी बिल्डिंग में इसके शॉक वेव देखने को मिलते हैं। वहां मौजूद काम करने वालों को रियलाइज होता है जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्टर के अंदर होने वाला है ये कम्प्लीटली कंट्रोल के बाद हो चुका है। हमें इस रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा। इसी रीजन से उनमें से एक वर्कर ने जल्दी से जाकर इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबा दिया। इस बटन को दबाने से कंट्रोल रॉड रिएक्टर के अंदर घुस जाएंगे और इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बटन दबाने के बाद सारी की सारी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर तो चली जाती हैं, लेकिन इनके अंदर जाती एक जोरदार सा धमाका होता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। इस धमाके की वजह से पूरा रिएक्टर आग के शोलों में गहरा जाता है जिसमें हार्मफुल रेडियोएक्टिव मटेरियल मौजूद था। ये सभी हार्मफुल मटेरियल आग की मदद से हवा में चला जाता है और इस एक्सप्लोजन में इतनी मिकदार में हार्मफुल रेडिएशन रिलीज हुई, यानी कि ये 400 हिरोशिमा एटॉमिक बम के बराबर रेडिएशन है। इस डिजास्टर को आज तक का दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। जो ये रेडिएशन हवा के जरिए फैली थी, इससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन तक पूरी यूरोप में इसका असर देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम में रेडियोएक्टिव बारिश भी देखने को मिली और इस डिजास्टर की वजह से वहाँ मौजूद जो रेडियोएक्टिव डस्ट थी वो जमीन पर जब गिरी तो वहाँ मौजूद एनिमल्स यानी कि गायें, जब इन्होंने इस जमीन पर पड़ी घास को खाया तो वहाँ मौजूद जितनी भी गायें थी उनमें भी ये रेडिएशन देखने को मिली और इस दूध की वजह से वहाँ मौजूद जितने भी बच्चे थे उन सबको थायराइड कैंसर हो गया। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि चेर्नोबिल डिजास्टर क्यों हुआ और इसके पीछे की वजूहात क्या थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर पावर में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। इन्होंने कई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाए, जिनमें से ये एक चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था। ये 1970 में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों ये प्लांट सोवियत यूनियन का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस पावर प्लांट में से एक था। पावर प्लांट का मेन मकसद होता है बिजली बनाना और इस पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए थे और ये चारों रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते थे और ये चारों रिएक्टर मिलकर यूक्रेन की 10% बिजली सप्लाई कर रहे थे। अब इस डिजास्टर के बारे में बात करें तो ये एक्सप्लोजन रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था जब एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो बिजली पैदा करने के लिए ज्यादातर तरीकों में घूमने वाले पहियों की जरूरत होती है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये पहिए को घुमा देता है जो घूमने के बाद एनर्जी पैदा करता है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में पहले कोयले को बर्न किया जाता है और इससे पैदा होने वाली स्ट्रीम से पहिया घुमाया जाता है और इसी काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूवमेंट से एनर्जी को पैदा किया जाता है। और न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इस स्ट्रीम को बनाने के लिए पहले पानी को गर्म किया जाता है, जबकि थर्मल एनर्जी के केस में कोयला पानी को गर्म करता है और न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पानी को गर्म किया जाता है। ये टेस्ट एक दिन पहले 25 अप्रैल को भी किया गया था, लेकिन ये टेस्ट कामयाब ना हो सका, तो इसी वजह से ये टेस्ट अगले दिन पर शिफ्ट हो गया और इनका काम ये था कि पावर की प्रोडक्शन को 1600 मेगावाट से कम करके 700 मेगावाट तक लाया जाए। लेकिन जैसे ही वर्कर्स ने कंट्रोल रॉड इंसर्ट करना शुरू की तो वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी कम पावर पैदा हुई, यानी कि ये 700 मेगावाट पैदा होने के बजाय 30 मेगावाट पैदा हो गई। वहाँ काम करने वालों को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा हुआ क्यों, तो इसी वजह से उस टाइम के शिफ्ट सुपरवाइजर नोटली ने वर्कर्स को कुछ कंट्रोल रॉड निकालने का ऑर्डर दिया। कंट्रोल रॉड निकालने से ये रिएक्शन थोड़ा तेज किया जा सकता था। 26 अप्रैल रात के 1 बजे कुछ कंट्रोल रॉड निकालने के बाद बिजली की प्रोडक्शन 200 वाट तक पहुँच गई, लेकिन वो फिर भी अपना रूटीन सेफ्टी टेस्ट न कर सके क्योंकि इनका मकसद इस पावर को 700 मेगावाट तक ले जाना था। इन्हें इस रिएक्शन को मजीद स्पीड अप करना था ताकि वो 700 मेगावाट तक पहुंच सके और इसी रीजन से नोटली ने फिर ऑर्डर दिया कि इस रिएक्शन को और स्पीड अप करने की जरूरत है। एक रिएक्टर में 211 कंट्रोल रोड्स होते हैं, इनमें से 8 रोड्स के अलावा बाकी सब रोड्स को निकाल दिया गया था। असल में ये सेफ्टी प्रोटोकॉल का वायलेशन था क्योंकि रूल बुक में ये वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि किसी भी सूरत में 15 से कम कंट्रोल रोड्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रिएक्टर में सिर्फ 8 रोड्स थी। इसकी वजह से पावर की प्रोडक्शन में और ज्यादा इजाफा हो गया। अब टाइम हो रहा था रात के 1:19। एक्चुअल में इतनी तेजी से कंट्रोल रोड निकाले गए जिसकी वजह से ये अमल और ज्यादा बढ़ गया। पावर की प्रोडक्शन में तेजी से इजाफा हुआ और जो भी थोड़ा सा पानी कोर में मौजूद था वो भाप में बदल गया। याद रखिए इसमें पानी कूलेंट का काम करता है
और जैसे ही पानी भाप में बदल गया तो ये कूलेंट का काम करना छोड़ गया था, जिसके रिजल्ट में ये रिएक्शन और भी ज्यादा स्पीड अप हो रहा था। लेकिन इस रिएक्टर में ग्रेफाइट मॉडरेट का काम कर रहा था और पानी तेजी से भाप में बदल रहा था। इस टाइम तक रिएक्टर में मौजूद ज़ीनोन, जो रिएक्शन को कम करने के लिए काम कर रहा था, वो इस रिएक्शन के स्पीड अप होने की वजह से जल गया। लिहाजा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए मजीद ज़ीनोन भी नहीं रहा। ये वो पॉइंट था जहाँ एक्सट्रीम पावर सर्च हो गया और बहुत ही ज्यादा स्ट्रीम पैदा हो रही थी और जो लीड थी इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की वो हिलने लगी थी और पूरी बिल्डिंग में शॉक वेव्स देखने को मिले। वहाँ मौजूद वर्कर को रियलाइज हुआ कि इन्हें स्टॉप बटन दबा देना चाहिए और इसीलिए इन्होंने 1:23 पर बटन दबा दिया। इस बटन को दबाने का मतलब ये था कि रिएक्टर में कंट्रोल रोड को दोबारा एंटर किया जाए ताकि रिएक्शन को स्लो डाउन किया जा सके। लेकिन इस रिएक्टर में डिजाइन की कमी थी, यानी कंट्रोल रोड से रिलेटेड डिजाइन में खराबी थी। दरअसल एक कंट्रोल रोड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कंट्रोल रोड का मेन हिस्सा बोरोन से बना होता है, एक्चुअली में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। लेकिन कंट्रोल रोड की जो टेप है वो दरअसल ग्रेफाइट से बनी होती है, वही ग्रेफाइट जो रिएक्शन में मॉडरेट का काम करता है और रिएक्शन को स्पीड अप करता है। असल में हुआ कि जैसे ही बटन दबाया गया और बाकी कंट्रोल रोड्स को रिएक्टर में एंटर किया गया तो एकदम जोरदार सा धमाका हुआ, क्योंकि कंट्रोल रोड पर ग्रेफाइट लगा हुआ था। ग्रेफाइट ने ऑलरेडी तेज चल रहे रिएक्शन को और भी स्पीड अप कर दिया। रिएक्टर से पावर की प्रोडक्शन 33 मेगावाट्स तक पहुंच गई। ये पहला धमाका इमरजेंसी बटन दबाने के 6-7 सेकंड बाद हुआ। इस धमाके की वजह से रिएक्टर का जो बुनियादी हिस्सा था वो मेल्ट होने लगा। 2-3 सेकंड के बाद इससे भी ज्यादा जोरदार धमाका हुआ, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर पर लिड लगी हुई थी हजारों टन की, वो भी उड़ गई। दूसरे धमाके की वजह रिएक्टर में मौजूद ग्रेफाइट का जलना बताया जाता है। इस धमाके में 2 अफराद मौके पर मारे गए। स्टार्टिंग में इन्हें अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। जब वो इस जगह पर पहुंचे तो इन्होंने समझा कि ये आम सी आग है और इसे पानी से बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये आग ग्रेफाइट की आग लगी थी। ये आसानी से बुझने वाली आग नहीं थी। इस आग को बुझाने में 10 दिन से ज्यादा का अरसा लगा। हर तरह की कोशिश की गई इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन ऐसा करना इंतहाई मुश्किल था और इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी यूज लिया गया। हेलीकॉप्टर को इसके बिल्कुल ऊपर उड़ाना पड़ेगा। ये एक बहुत खतरनाक काम था। हीट की वजह से एक हेलीकॉप्टर गिरकर क्रैश भी हो गया और 4 लोग मौके पर मर गए। और वहाँ जो आग बुझाने के लिए लोग आए थे वो जब घर गए तो उन्हें फटीक और उल्टी आने लगी। ये सारे रेडिएशन के सिम्टम्स थे और इन सिम्टम्स की वजह से तकरीबन 28 फायर फाइटर चंद महीनों में मारे गए। अब रिएक्टर के बारे में बात करें तो 10 दिन बाद आग तो बुझ गई थी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इस हीट की वजह से रिएक्टर की बुनियादों में दरारें पड़ने लगी और ये एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि रिएक्टर के नीचे पानी की टैंकी थी जो रेडिएटिव वाटर से फिल थी। अगर वो रिएक्टर जहां बहुत ज्यादा हीट पैदा हो रही थी पानी के साथ जरा सा भी टच कर जाता तो ये सारा पानी भाप में बदल जाता और टैंकी में जगह ना होने की वजह से ये टैंक फट जाता। और ये तीसरा धमाका इन दोनों धमाकों से भी खतरनाक हो सकता था। इस चीज को होने से रोकने का एक ही तरीका था कि एक शख्स इस रेडिएटिव पानी के टैंक में जाए और इस पानी को ड्रेन कर दे, और ये एक बहुत बड़ा खतरनाक काम था। इस रेडिएशन की वजह से इनकी मौत भी हो सकती थी, लगभग कुछ महीनों में या सालों में। और इस काम के लिए 3 शख्स तैयार हुए। ये लोग इस कहानी के सबसे बड़े हीरो हैं। ये लोग इस पानी को ड्रेन ना करते तो ये तीसरा धमाका इतना खतरनाक होता कि इसकी वजह से कई मिलियंस लोग मारे जाते। 4 मई 1986 ये लोग सिंपल डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर ये पानी की टैंकी में चले गए और इन्होंने उन वाल्व्स को लोकेट किया जो टैंकी में लगे हुए थे, जिससे पानी ड्रेन हो सकता। उसे खोलकर सारे पानी को ड्रेन कर दिया और अगले 5 लाख सालों तक तकरीबन पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट अनइनहेबिटेड हो जाता। अच्छी खबर ये थी कि तीनों डाइवर्स जिंदा बच गए। एक बार जब ये खतरा खत्म हुआ तो अगले मरहले वहाँ पड़े रेडिएटिव वेस्ट को साफ करना था। स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन के अफसरान इस काम के लिए रिमोट कंट्रोल रोबोट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन रोबोट्स रेडिएटिव मटेरियल के करीब जाते ही ब्रेक डाउन होने लगे और फिर हजारों लोगों को सफाई करने के लिए भेजना पड़ा। इन्हें लिक्विडेटर के नाम से जाना जाता है। जब धमाके से लगने वाली आग को बुझाया गया तो सोवियत यूनियन की हुकूमत ने इस सारे वाकये पर पर्दा डालने की कोशिश की। सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि दुनिया को मालूम हो कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रखा जा सकता। इस मजबूरी की वजह से इन्हें आवाम को बताना पड़ा। 2 मई 1986 था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों तरफ 30 किलोमीटर का दायरा कायम किया गया। ये एक महदूद प्लेस बन गई जहां साइंसदान और सरकारी एहलकार के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता था। और रेडिएशन को रोकने के लिए इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाया गया था। इस स्ट्रक्चर में 28 साल बाद जंग और क्रैक बनना शुरू हो गए। यही वजह है कि 2010 नए महफूज स्ट्रक्चर की तामीर शुरू हुई।
इसे बनाने में 9 साल लगे और 2019 में ये मुकम्मल किया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि इस रिएक्टर को अगले 100 सालों तक बंद रखा जा सकता है। पॉलिटिकली तौर पर इसे सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन की एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। दोस्तों आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।